Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Heritage Public School, and this is the first video of subject civics, and we will discuss our chapter first today. Okay, and this video is for class 8th. Okay beta. So our first chapter is the Indian Constitution. Okay, first of all बच्चों हम ये इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि what is constitution and what is the need ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री। किसी भी देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत होती है, ठीक है, और मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक्स रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसे, फिर देखेंगे। और सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद फुटबॉल। अच्छा, यहाँ पर क्या इस चैप्टर की स्टार्टिंग की गई है थोड़ा अलग तरीके से। ओके, सो फुटबॉल, यहाँ पर हम फुटबॉल का जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एज द नेम सजेस्टेड, फुटबॉल जो एक गेम है, बड़ा पॉपुलर गेम है, आप सभी जानते हैं। सो उसमें क्या है कि इस गेम में प्लेयर्स जो हैं, जैसा इसके नेम से सजेस्ट हो रहा है कि पैरों का यूज़ करते हैं, फीट के यूजेस से अपने जो है इस गेम को खेला जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल। रूल्स अगर हम फॉलो करते हुए जाएं तो क्या होगा कि कोई भी बॉल को हाथों से टच नहीं करेगा कोई भी प्लेयर, ओके, एक्सेप्ट गोलकीपर। गोलकीपर इज़ द ओनली वन जो कि उस फुटबॉल को पैरों से न छूते हुए हाथों में लेकर ही गोल करता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जो बच्चे खेलते हैं उन्हें मालूम होगा फुटबॉल के बारे में। So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore। यानी कि अगर वो हाथों से खेलना शुरू कर दें हम उसे, तो क्या होगा, फिर तो उसके रूल जो है बिल्कुल बेकार, फिर वो गेम क्या है आपका, वो फुटबॉल रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इन द सेम वे जितने भी गेम्स हैं हमारे पॉपुलर, जो भी हम लोग खेलते हैं, उन सब के आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कुछ सर्टन रूल्स होते हैं। चाहे वो हॉकी है, चाहे वो क्रिकेट है, या वो वॉलीबॉल है, कोई भी गेम है उनको हम खेलते हैं तो उनके कुछ, या आप खो खो कबड्डी भी खेलते हैं अपने स्कूल में अगर, तो उनके भी सर्टन रूल्स हैं। अगर उन रूल्स को फॉलो ना किया जाए तो फिर उन खेलों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो उनके जो एक पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, जो रूल सेट हैं, तो वही जो रूल्स हैं दे हेल्प अस डिस्टिंग्विश द गेम फ्रॉम अनदर। वो ही एक खेल को दूसरे खेल से अलग भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या है, एज दीज आर द फंडामेंटल ऑफ द गेम, ये सारे किसी गेम के फंडामेंटल रूल्स होते हैं। फंडामेंटल यानी जो उसका आधार बनाते हैं। सो वी कैन ऑल्सो कॉल दैम द कंस्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम। हम उन्हें कंस्टिट्यूटिव रूल्स भी कह सकते हैं गेम के। लाइक दीज गेम्स, अ सोसाइटी ऑल्सो हैज़ कंस्टिट्यूटिव role that make it what it is and differentiate it from other kinds of society। अब बात करते हैं हम इन द सेम वे, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर गेम के कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, कंस्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। तो उसी तरीके से किसी भी सोसाइटी को रन करने के लिए, किसी भी सोसाइटी को अच्छी तरीके से फॉर्म करने के लिए और उसको सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए कुछ न कुछ जो है फंडामेंटल या कंस्टिट्यूटिव रूल्स भी सेट होते हैं। अगर वो रूल्स ना हो तो वो सोसाइटी बिल्कुल भी आगे सरवाइव नहीं करेगी प्रॉपरली। ओके, ये हम ह्यूमंस पर भी ये चीज़ लागू होती है कि हर एक चीज़ का कोई रूल होता है, कोई नियम होते हैं, कानून होते हैं, तो उनके हिसाब से जो चीज़ें चलती हैं वही चीज़ें आगे चलकर ग्रो कर पाती हैं अच्छे तरीके से, पीस और हार्मनी के साथ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब इन लार्ज सोसाइटीज़, बड़ी बड़ी सोसाइटी में, इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर, दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसेंसिव and in modern countries this consensus is usually available in written form। okay, a written document in which we find such rules is called constitution। यानी कि बड़ी 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 जो ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज़ मीन्स अलग अलग रिलीजन, अलग अलग फेथ, है ना। अपने इंडिया में तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत कितना रंग बिरंगी संस्कृति वाला देश है। तो यहाँ पर भी
कई तरीके यहाँ पर क्यों किसी भी कंट्री की बात करें हम तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ अलग अलग तरीके की एक साथ रहती हैं। तो उन सब के एक साथ यहाँ सरवाइव करने के लिए उन सब के साथ कोई भेदभाव ना हो, उन सबको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, तो ये सारी चीज़ें मेक श्योर करने के लिए कोई रूल्स कोई नियम वगैरह जो है होने ज़रूरी हैं। तो ये जो सारे नियम हैं किसी किसी कंट्री में ये सारे के सारे जो रूल्स हैं ये रिटन फॉर्म में होते हैं। तो जो एक रिटन फॉर्म है डॉक्यूमेंट्स की विच सच रूल्स इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ में आया बेटा? यानी ये सारे रूल्स लॉ एंड ऑर्डर ये सब जो चीज़ें जिस चीज़ में रिटन फॉर्म में हमें मिलती हैं वही हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं संविधान। ओके, तो वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों ने अच्छा क्लास 6 में और क्लास 7 में भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है, संविधान के बारे में अपनी बुक में, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप जानने के लिए कभी क्यूरियस नहीं हुए कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है और इसे किसने लिखा है? ठीक है, थोड़ा बहुत तो आइडिया बच्चों को है, 8th क्लास तक बच्चे आ जाते हैं तो नहीं आइडिया हो जाता है। बट हम लोग अब इसमें जो हैं इस अपने इस बुक के अंदर अपने हर चैप्टर में धीरे 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 इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डीपली जानेंगे, इसके की फैक्टर्स जानेंगे इंडियन सोसाइटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और ईच ऑफ दीज फीचर्स इज़ क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो जानते हैं आप लोग डेमोक्रेसी क्या होती है? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, यानी जहाँ पर लोगों का राज है। एज यू ऑल नो इंडिया में लोग जो जिसको वोट करते हैं वही हमारी जो है गवर्नमेंट में पावर में आता है और वही अगले 5 इयर्स के लिए जो है गवर्नमेंट को रन करती है वो पार्टी जिसको कि हम लोग सिलेक्ट करते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी। ये हुई डेमोक्रेसी, जनता का राज, ठीक है, जनता का राज और जनता के लिए राज, वही है आपकी डेमोक्रेसी। तो यहाँ ईच ऑफ दिस फीचर्स, अब जितने भी फीचर्स इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं ये सारे के सारे एक डेमोक्रेसी, इंडिया की जो डेमोक्रेसी पॉलिसी है इसको रन करने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं और हम इनको आगे फोकस करेंगे इन पर और इनको जानेंगे। ओके बेटा, सो थोड़ा सा और देख लेते हैं। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज देखा जाए आज के समय में तो सारी मुख्य जितने भी देश हैं उन सब के पास उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है दे ऑल आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, बट द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पर्पस जो है उनको सर्व करता है एक ही समय पर। फर्स्ट, सबसे पहला क्या है? इट लेज अवर सर्टेन आइडियल्स, ये हमारे लिए कुछ पर्टिकुलर आइडियल्स यानी कि कुछ आदर्श सेट करता है। इसमें इस तरीके की चीज़ें दी हुई हैं कि एक भारत के नागरिक को कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या उसे करना चाहिए और क्या उसे नहीं करना चाहिए अगर वो भारत का नागरिक आगे भी बने रहना चाहता है, सिटीजन्स। ओके, तो इंडियन सिटीजन के लिए क्या फंडामेंटल उसके वो हैं, सारी चीज़ें इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें आपके बारे में बताई गई हैं, ठीक है। अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल, एज आई टोल्ड यू कि एक देश जो है, कोई भी देश हो, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर फेथ के ही लोग रहते हैं। आज के टाइम में आप किसी भी कंट्री की तरफ देखिए, भले ही मैं ये मानती हूँ कि किसी एक रिलीजन या किसी एक फेथ का वहाँ वो हो सकता है कि प्रभुत्व, बट लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरा और रिलीजन या किसी और फेथ का व्यक्ति रहता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सो Constitution help us to serve a set of rules and principles that all person in a country can agree upon at and basis of the way in which they want the country to be governed. तो यानी कि सारी कंट्रीज़ में या अपनी कंट्री की बात करें तो उनमें सारी कम्युनिटीज़, सारे फेथ, सारे रिलीजन, सब तरीके के लोग एक साथ रहते हैं। पर क्योंकि आप सब समझते हैं, बड़े बड़े समझदार बच्चे, इनमें क्लैश भी हो सकता है। जब एक घर के 4 बंदे
सेम थिंकिंग वाले नहीं होते। तो आप इमेजिन कीजिए इतने बड़े कंट्री में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग बिलीव्स के लोग, और जाति धर्म के अलावा भी देखें तो मेंटालिटी, अपने 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 जो क्या कहना चाहिए, एक सोचने का तरीका वो भी डिफरेंट होता है। तो उनमें क्लैशेस होने नेचुरल हैं, स्वाभाविक हैं। उन क्लैशेस को रोकने के लिए, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, या वो क्लैशेस हो ही ना, इस तरीके का रूल सेट करने के लिए, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि एक आज़ाद देश, जब इंडिया को फ्रीडम मिली कम 150 साल से ऊपर करीब, जब अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर राज किया, आपने हिस्ट्री में भी आप पढ़ रहे हैं ये चीज़ें। तो उसमें क्या है, उसके बाद उनके चले जाने के बाद अंग्रेज़ों के बेहद सख्त ज़रूरत थी इंडिया में। आप ये यहाँ देखिए, ये ऊपर ये जो पिक्चर दी हुई है, ये है आपकी पार्लियामेंट के अंदर की पिक्चर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नेशनल कांग्रेस जो उस समय पावर में आई जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा, सबसे पहली कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी, जिसके हाथों में भारत की देश की कमान दी गई। तो उन्होंने ये चीज़ रखी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अब देश में अंग्रेज़ों के जाने के बाद ऐसे हालात हैं, चारों तरफ अफरा तफरी है, लोगों के पास काम नहीं है, और कुछ लोगों के पास घर भी ठीक से नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस वक्त एकदम डिस्टर्ब थी। तो सारी चीज़ों को लॉ एंड ऑर्डर के अंदर बांधना, और फिर नए तरीके से देश के लोगों के अंदर ये विश्वास भरना कि अब जो भी होगा सबके लिए होगा, जनता का राज होगा, जनता के लिए होगा, जनता द्वारा होगा। ये सारी चीज़ें करना आसान नहीं था। अंग्रेज़ तो चले गए, तो उस समय की स्थिति को संभालने के लिए कांग्रेस ने, जो नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने डिमांड रखी कि हमें एक असेंबली दी जाए, एक संगठन बनाकर दिया जाए जो कि हमारे भारत देश का जो है संविधान को लिखे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को उसका कंस्ट्रक्शन करे। तो फिर वही किया गया बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। इतने टाइम का जो पीरियड दिया गया, इसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। एक आज़ाद भारत देश के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को सेट करने के लिए कम से कम 2 साल से भी ऊपर, 2.5 साल के करीब का टाइम ऑफ पीरियड लग गया। तो एक ये जो असेंबली गठित की गई, उस असेंबली ने इसको लिखा, बहुत उस पर रिसर्च की, सब कुछ सोच के, सारे एस्पेक्ट्स। ओके, तो अब आप लोगों ने गैस तो कर लिया होगा कि इस जो आपकी ये जो असेंबली की ड्राफ्टिंग का जो काम दिया गया था, वो उसके लीडर कौन थे, आप सभी जानते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं। ये जो पिक्चर है ये उनका है। वो यहाँ पर ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी जो कि उसको लिखने वाली थी, उन सबको ये है, ये लोग जो है, ये सारे तो बाकी पार्टी के लोग हैं, ये हैं वो मेंबर्स जो उसको गठित करने वाले थे। तो उनको जो है यहाँ से जो है जवाहरलाल नेहरू उनको एड्रेस करके उनको जो है आगे काम करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। तो चलिए, अब हम इस टॉपिक पर फर्दर जो भी डिटेल्स हैं, फर्दर जो भी इसके बारे में और मेन पॉइंट्स हैं, उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, बाय बाय।